So good morning to all of you. आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है सर। ऑफ मोशन पढ़ रखा है और उसमें से जो पहला होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा जो इक्वेशन था दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज सर आपका आवाज नहीं आता। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बोलेंगे तब न। ठीक है। सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ स्क्रीन में दिख रहा है। ए टी स्क्वायर। आ गया। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन था कभी कभी देखो इंटरनेट जो होता है ना ये अपने आप गायब हो जाता है और अपने आप आ भी जाता है, तो सेकंड वर्ग के लिए जाता है, सेकंड वर्ग में आ जाता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन पढ़ लिए थे और तीनों इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ये हमारा इसका थीम था इन तीनों इक्वेशन के पीछे का, है ना। इसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर नहीं करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वो हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका एक्सेलरेशन सॉरी, अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो भी हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के अंदर जो भी हम लोग मोशन करेंगे या जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस चीज का इस्तेमाल हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें सिंपल सा फंडा है कि बॉल को हम लोग थ्रो करेंगे और थ्रो करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यही सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी ये हमारा एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मोशन अंडर ग्रेविटी के में भी देखिए दो तरह का हम लोग इसमें मोशन देख सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एक हो जाएगा जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा प्रोजेक्शन एट सम एंगल। प्रोजेक्शन एट सम एंगल। पैराबोला जान गए हो ना आप लोग?
जानते हो क्या पैराबोला? No, yes, sir. नहीं। सो अगर देखो, जैसे किसी बॉल को अगर आप थ्रो करते हो ना किसी एंगल पर, जैसे एकदम एक होता है कि एकदम सीधा फेंक दिया ऊपर की तरफ, जैसे देखो ये पेन है और ये पेन को फेंका ऊपर डायरेक्ट, ये ऐसा गया, या यहाँ से ड्रॉप किए सिंपल, ये बेचारा नीचे की तरफ आ गया, ये एक कंडीशन हो गया। मतलब आप देखोगे कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इसी पेन को मैं ऐसा फेंक देता एंगल पर, तो ये किस पाथ को फॉलो करता? ये जिस पाथ को फॉलो करता उसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ। तो ये जो पार्ट हो गया, यहाँ पर हम लोग बॉल कुछ एंगल पर थ्रो करेंगे, ऐसा कुछ एंगल पर जाएगा, ठीक है, एंड इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस वन, ठीक है, फिर ये जमीन पर लैंड करने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? सर पैराबोलिक ना सर, हमको उस पैरागोला सुनाई दे रहा था। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। सो बॉल को अगर आप किसी एंगल पर थ्रो करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को एंगल पर अगर आप थ्रो करते हैं, तो उस समय वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ये जो बॉल जो थ्रो किया जाएगा, ये जमीन के साथ किसी न किसी एंगल पर थ्रो किया जाएगा एट सम एंगल थीटा। तो ये जो चीज है ना, ये अपने को अभी पढ़ना नहीं है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे, नॉट इन सिलेबस। ये आपको पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। और ये अभी अपने को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो कि क्लास 9th में पूछ दिया जाए। तो नॉट इन सिलेबस है, ये क्लास 11th में पढ़े हुए, और क्लास 11th में इस चैप्टर का नाम होगा प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। तो नाम सुन लीजिए कि प्रोजेक्टाइल नाम का एक मोशन होता है, जहां पर हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं। 2D मोशन में हमने इसका नाम लिया था जब 2D मोशन को डिफाइन कर रहे थे, कि यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा इसके पोजीशन और इसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये थी प्रोजेक्शन एट सम एंगल। अब बात करते हैं मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन। सो मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में क्या है, जो हमारा प्रोजेक्शन होगा ना, वो किसी एंगल पर नहीं होगा, है ना। जो प्रोजेक्शन होगा आइदर वर्टिकली अपवर्ड होगा, आइदर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, या फ्री फॉल कंडीशन होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मोशन अंडर स्ट्रेट, सर आपका गिरना आवाज नहीं आ रहा। आजादी से गिरेगा एकदम, है ना, एकदम आजादी से ये बॉल गिरेगा। कोई बॉल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, गुड़िया होगा, कुत्ता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्री फॉल का मतलब हो गया कि आजादी से नीचे की तरफ गिरना, ये एक कंडीशन है। तो आजादी से कोई अगर चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो, लेट सी, ये मेरे पास एक सिक्का है, और सिक्का को अगर हम लोग सिंपली ड्रॉप करते हैं, सिंपली वी विल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, यहां से अगर ड्रॉप करते हैं तो इट विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। जहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट विल बी जीरो, यू विल बी इक्वल्स टू जीरो। दूसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कंडीशन वो हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन। याद रखना, यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ थ्रोन। थ्रोन मतलब फेंकना। जब आप फेंकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, जब आप फेंकते हो, इट विल हैव सम काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और थर्ड
thrown vertically downward. So it will be thrown vertically downward. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है ना? ओके. Yes, yes. Yes, sir. So acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is equal to सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. g. एक बार गायब होता है तो फिर दोबारा. और g का जो वैल्यू होता है ये हम लोग लगभग लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ये चीज हमारे काम का है, इसको याद रखना है हमेशा. कभी कभी ये क्वेश्चन में जी का वैल्यू देगा, कभी कभी क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं देगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, अपने को याद रहना चाहिए हमेशा. जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमारा जो सिलेबस में है वो ये है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो हेडिंग डाल लेते हैं, मोशन इन straight line under gravity. सो स्ट्रेट लाइन में मोशन होने वाला है, वो भी ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर. और इसमें भी जो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फ्री फॉल. सबसे फर्स्ट टॉपिक विल बी योर फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया? when an object gently dropped from some height, above the earth surface, from some height above the earth surface, then such kind of motion will be considered as free fall motion.
such kind of motion will be considered as free fall motion. Free fall. अगर किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप जेंटली ड्रॉप करते हो, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जेंटली ड्रॉप करते हो, जेंटली मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी झटके का, आप बस पकड़े हो और छोड़ दिया आपने, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ये तो ऑब्वियस सी वर्ड है कि अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो वो सरफेस से ऊपर ही होगा, वो सरफेस के बिलो या सरफेस पर तो नहीं हो सकता है। अगर सरफेस पर होगा तो फिर उसको ड्रॉप कहेंगे ही नहीं ना। सो अबव द अर्थ सरफेस, then such kind of motion will be considered as free fall motion, है ना। तो some assumption है, कुछ assumption इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, या अगर आपके दिमाग में आता है तो इस चीज को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और वो assumption क्या है? assumption ये है कि अगर इस तरह के मोशन में आपको ये ट्रीट या ये मान के चलना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू एयर, है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। एजम्पशंस में है, सबसे पहला एजम्पशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, नेग्लेक्ट इफेक्ट ड्यू टू एयर, इफेक्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। आपको मानना पड़ेगा कि ये जितने भी मोशन हो रहा है या जो भी बॉल का गिरना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है टावर से, घर से, छत से, कहीं से भी, तो वहां पर जो एयर के द्वारा जो रेजिस्टेंस है इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। एयर के बारे में आपको सोचना भी नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए। तो नेग्लेक्ट द इफेक्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस until it is mentioned in the question. Mention in the question. तो नॉर्मली आपके क्वेश्चन में तो ऐसा आना नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा टाइप है, किसी ने सोच दिया कि हाँ ठीक है एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है मुझे, तो उस केस में आप कंसीडर कर सकते हो, क्वेश्चन में कहा गया तो। अदरवाइज फॉर्मूले में आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। वो जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके ही डिराइव किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज, जो जी का वैल्यू है ना, ये हाइट के साथ साथ चेंज होते जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होते जाएगा। स्पेस में चले जाओगे तो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नेग्लेक्ट, क्या नेग्लेक्ट करना है? नेग्लेक्ट वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। और सिंपल शब्दों में यही कहेंगे कि कंसीडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कंसीडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कंसीडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपसे कहा गया कि 9.8 लेना है तो 9.8 भी ले सकते हो। अब लिख
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो कि आपको डेटा ही ऐसा दिया गया जहां पर ये 9.8 लिया जाए, तो वहां पर 9.8 कंसीडर करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये डेटा जैसा दिया रहेगा ना, उस हिसाब से अपने को कंसीडर करना है। तो जी का वैल्यू को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, जी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक ये आप पहली बार सुनोगे भी। पहली बार क्या सुनोगे? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्चुअली ये एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है ना। दिस इज नॉट एजम्पशन, दिस इज द फैक्ट। इसको आप एजम्पशन के श्रेणी में मत रखिए। फिर भी मैं इसी पॉइंट में काउंट कर रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be along the center of earth, center of, कभी कभी सेंट्रे लिखते हैं, कभी कभी सेंटीईआर लिखते हैं, तो ये ब्रिटिश और अमेरिका का दिक्कत है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या होगा? देखो, एक मैंने एससी वर्मा क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन देखा था एससी वर्मा के बुक में, और वो क्वेश्चन था कुछ इस तरह से कि बॉल को थ्रो किया जाता है साउथ पोल से, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कहाँ पर आपके लिए वैलिड हो जाता है? जैसे हम लोग मानते हैं कि ये अर्थ है ना, और हम लोग अर्थ से फेंकते हैं एक, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। साउथ पोल से एक आदमी बॉल फेंकता है, ये ऐसा बॉल फेंका है ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अपने को क्या लगता है कि ये साउथ पोल से बॉल को अगर फेंका गया ना ये नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ गिरते चला जाएगा, मतलब मिसकंसेप्शन। सो ऐसा नहीं है। साउथ पोल पे अगर आप बॉल को इधर की तरफ फेंकते हो तो ये वापस रिटर्न होकर के ये फिर से उसी ग्राउंड पर गिरेगा, और इस पूरे मोशन के दौरान जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर अर्थ का कहाँ होगा? ये यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर कोर, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ही होने वाला है। अगर कोई यहाँ पर आदमी खड़ा है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, और इक्वेटोरियल प्लेन से किसी ने बॉल को फेंका ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये वापस रिटर्न होकर के गिरेगा जमीन पर, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बॉल फेंका और ये इधर चला गया होगा, लो गया चंद्रमा पे, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये वापस चला जाता है। तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन अभी भी यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर ही मानेंगे, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी, ये डायरेक्शन ऑफ जी। सब जगह से डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ही मानेंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। चलिए, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और एक आखिरी पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बेसिकली इट इज अंडर द एजम्पशन। इसको मुझे पहले लिखवाना चाहिए था, कोई नहीं। ये एजम्पशन, एजम्पशन ये है कि जो हम लोग वेलोसिटी इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में, तो कोई भी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो वेलोसिटी ड्यूरिंग projection will always not only less, it will be very less than escape velocity.
very less than escape velocity पता है क्या? Do you know what is escape velocity? Anyone? Yes or no? नो सर। नो सर। No, sir. देखो escape velocity क्या? नो सर। जैसे मान लो कि ये अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ, सो अगर अर्थ के सरफेस से तुमको बाहर निकलना है, जैसे वो एक महाभारत में होता है ना कि श्री कृष्ण भगवान एक ऐसा फुटबॉल का शूट मार दिया कि वो वापस जमीन पे गिरा ही नहीं, इस तरह का मीथ कहानी सुनते हो ना। तो हम इस अर्थ के सरफेस पर बैठ करके कितना वेलोसिटी दे दे, कितना वेलोसिटी दे दे कि ये बॉल जमीन पर आए ही नहीं, सीधे एटमॉस्फेयर के बाहर गया स्पेस। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। That is called as escape velocity. This is equals to 11.2 kilometer per second. ऐसा वेलोसिटी दे दो ना कि ये वापस कभी जमीन पे आए ही नहीं लौट करके, इसको हम लोग कहते हैं escape velocity। तो हम लोग इस पूरे सिनेरियो में हम लोग कभी वेलोसिटी के बारे में इस तरह का कभी दिमाग में आया भी तो ये मान लेना कि वो वेलोसिटी नहीं है ना। हम लोग बॉल को फेंकेंगे अपने शक्ति सर के, फिर से बताइए। फिर से बताऊं? यस सर। मतलब ये है कि जब हम लोग बॉल फेंकते हैं ना, क्वेश्चन में अगर कहा गया कि बॉल इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी, तो बॉल थ्रो किया गया तो सर्टेन वेलोसिटी में अपने कायदे में अपने औकात में ही मानना है कि हाँ हम बॉल को कितना स्पीड से फेंक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। अब इतना भी नहीं मान लेना है कि बॉल को फेंक दिए कि एकदम से अर्थ के बाहर ही चला गया वो चंद्रमा के ऊपर, इतना शक्ति नहीं है हमारे पास। तो उस चीज के लिए ये चीज वैलिड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। वो एक दूसरा सिनेरियो है, वहां पर अलग मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, वो एक दूसरा केस है, सेकेंडरी केस है, ठीक है। तो अब हम लोग जो वेलोसिटी एज्यूम करेंगे ना, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बहुत 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 छोटा होने वाला है। कहाँ? यहाँ पर स्पीड है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर मतलब समझ रहे हो, एक 11.2 में 1000 से गुना कर दीजिए, उतना लगभग 11,000 मीटर पर सेकेंड। तो उतना हम लोग सोचना नहीं है, उतने को एज्यूम करके भी ऐसा दिमाग में भी आए तो उस चीज को नेग्लेक्ट करना है कि वो चीज होता नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग जिसमें कि मेन जो हमारा एजम्पशन है वो वही है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हमारा कोर के तरफ ही लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल और आपने फिगर बना दिया ऐसा, और आप बैठ करके फिगर बनाने के बाद आप बैठ के सोच रहे हो साउथ पोल से तो बॉल फेंक दिया, अब ये वापस कैसे आएगा जमीन पर? तो फॉर दैट काइंड इंफॉर्मेशन बॉल आप कहीं से भी थ्रो करिए, ये हमेशा वापस जमीन पे ही आने वाला है। अब कर लीजिए, ठीक है, कहीं से भी बॉल को आप थ्रो करेंगे ये वापस जमीन पे ही आएगा। हाँ सर क्या लेकिन क्यों सर, क्या मतलब क्यों वापस अर्थ पे ही आएगा, इसका कारण क्या है सर? कारण ये है कि अक्सर जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। द सेंटर एक्ट करता है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, समझ गए? यस सर। तो ये सर था अगर जी सर अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो वापस नहीं आएगा ना। सर तब वहां पर वेलोसिटी जनरेट किया जा सकता है? 11.2 यस सर। थोड़ा मुश्किल है, 11.2 से प्रोजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सर अभी तक कोई किया है इस स्पीड से? हाँ? अभी तक कोई ऑब्जेक्ट को किया है अर्थ पे से? ना 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 ना, ऐसे कौन प्रोजेक्ट करता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कौन? अभी ये देखो प्रोजेक्शन और देखो प्रोपल्शन में डिफरेंस है। अब बोलोगे कि सर प्रोजेक्ट ही नहीं होता है तो ये सैटेलाइट जाता कैसे? फिर मंगल ग्रह पे हम लोग जाते कैसे? तो देयर इज ए थिन वॉल बिटवीन द प्रोजेक्शन एंड प्रोपल्शन। जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं या जो हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट भेजते हैं दूसरे ग्रहों पर, वहां पर हम लोग प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। प्रोपल्शन मतलब समझते हो?
जो पीछे की तरफ जो धुआं निकलता है ना, सैटेलाइट जब छोड़ता है तो देखते हो नीचे की तरफ बहुत सारा धुआं निकलता है। यस सर। वो जो Recall- गैस है ना, वो जो गैस बाहर की तरफ निकलता है, जैसे बैलून फुलाइए, बैलून फुला के छोड़ दीजिए, देखिए सर सुई उस पे लगातार फोर्स लगते रहता है। सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन यस होता है यस, ना। न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पर लगता है। यस सर। तो वो गैस जब नीचे की तरफ छूटता है तो वो सैटेलाइट ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ उस यस पे सर, फोर्स इसके बारे में लगता पढ़ है, रहे थे। मतलब उस पे हमेशा फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपल्सन, उसको धक्का दिया जा रहा है ऑन द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल। जो भी आप उसमें फ्यूल भरते हो या जो कुछ भी उसमें सॉलिड प्रोपल्सन भरा जाता है उसके एक्सपेंस पर। लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आप हमेशा फोर्स नहीं लगाते, आपने फेंक दिया, आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद वो फेंकने के समय आपने जितना काइनेटिक एनर्जी दिया उसको, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते रहेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक बार साइकिल को आपने धक्का दे दिया और छोड़ दिया, जितना दूर उसको जाना होगा जाएगा, है ना। बॉल को आपने एक बार थ्रो कर दिया, अब उसको जितना जाना है वो जाए, वो कितना जाएगा, जितना आपने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर उसी बॉल के अंदर कोई छुरछुरी बांध दे तो जब तक वो छुरछुरी उस पर फोर्स लगाता रहेगा तब तक वो ऊपर जाते रहेगा। प्रोपल्सन और प्रोजेक्शन, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो उस चीज को समझिए। एस्केप सर वेलोसिटी एक बात पूछे ड्यू टू प्रोजेक्शन नॉट प्रोपल्सन। बोलिए। सर, ये जो ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सर अगर जब कोई गाड़ी चलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सर वो कभी रुकेगा नहीं तब? और पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो चीज तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा चीज ये है कि अगर वो गाड़ी चलता भी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो मान लो कि ये यहाँ पर ऐसा एक रोड होगा जो कि एकदम सीधे आएगा और यूं बाहर निकल जाएगा, मतलब जैसे वो ठोकर पे गाड़ी उड़ती है ना, वैसा उड़ गया, और उड़ गया तो वो उड़ते चला जाएगा, गया बाहर। आउट ऑफ पृथ्वी चला जाएगा, है पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा ना, पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। पहला चीज कि ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरा चीज अगर पॉसिबल है भी तो देखो, पॉसिबल इसलिए नहीं है ना, ऐसा भी नॉर्मली सोचो कि अगर गाड़ी इतना स्पीड से चल रहा होगा, नॉर्मली सोचो कि अगर ये नॉर्मल जो हमारा फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन अगर मैक 7 के स्पीड से, मैक 7 तक अभी तक तो गया नहीं कोई फाइटर प्लेन जितना भी चलता है वो मैक 3 के आसपास चलता है, मतलब साउंड के स्पीड से 3 गुना ज्यादा से ज्यादा। और उतने पर ही जो पायलट होता है ना, पायलट के बॉडी में इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि अगर वो, बहुत सारे पायलट, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, बहुत सारे पायलट लोग ब्लीडिंग करने लगता है, नाक से खून आने लगेगा उतना स्पीड पे। साउंड का स्पीड कितना होता है? 320 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड। 18/5 से नहीं करेंगे, कितना? 18/5 से। 18/5 से, तो मान लीजिए 300 ही मानो ना, 60 से गया वो 60 टाइम्स 720। और 18 छक्का 78 हो गया ना भाई, 10 108 पे एक जीरो, 1080 किलोमीटर पर आवर, लगभग मान के चलो 1200 किलोमीटर पर आवर, और उसका दोगुना तिगुना आप कर लीजिए। मतलब मैक्सिमम एक फाइटर प्लेन जो हाईएस्ट स्पीड अभी तक जो चला है वो लगभग 3000 या 3200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है। अब इतना स्पीड पे जब पूरे फाइटर प्लेन को सील पैक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो उतना सील पैक करने के बाद भी बहुत सारे फाइटर जो पायलट होते हैं वो ब्लीडिंग कर देते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर। अच्छा, सिर्फ इतना भी नहीं है ना कि 3000 किलोमीटर पर आवर,
अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता था तो चलो ठीक है, एक दफा मान भी लेते कि हाँ चलो कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि एक फाइटर प्लेन जो कि रेस्ट से उड़ान लेता है, रेस्ट से फ्लो करता है, और उसको 3000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रैवल करना है, व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, जस्ट इमेजिन। और एक फाइटर प्लेन है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको दे दिया जाएगा कि जाओ 3-4 दिन में 3000 किलोमीटर अचीव कर लेना। आपके पास समय का भी एक कंस्ट्रेंट है ना, कि एक 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, वो भी 8 आवर्स तो नहीं। अगर 8 आवर्स में आपका फाइटर प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, तो 8 घंटे में तो आप इंडिया का बॉर्डर पार कर जाएंगे एक्सेलरेट करने में। समझ रहे हो कि नहीं? इंडिया का जी सर। लंबाई चौड़ाई तो आप पार कर जाओगे उसको 3000 स्पीड पकड़ाने में ही, वो भी तो नहीं होना चाहिए। आपके पास कंस्ट्रेंट है कि आपका डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। तो मान के चलिए कि अगर आप 0 to 3000 पहुंचते हो, 3000 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में? 3 से 4 घंटे में, 4 आवर्स। 3000 थोड़ा आसानी ले कटने में, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। और अगर मैं बात करूं मीटर पर सेकंड की, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में बात करते हैं, थोड़ा सा फील आएगा कि इसे कितना ये हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। जस्ट इमेजिन करिए कि 300 अगर हम लोगों ने स्पीड माना है साउंड का, तो लगभग 1200 मीटर पर सेकंड रहा होगा स्पीड, जब 3 गुना 3 मैक 3 के स्पीड से जाएंगे तब, और टाइम अपने पास 3 घंटा है, तो मान के चलिए 3 into 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 3 चौका 12, 3 चौका 12। ये तो एक्सेलरेशन काफी कम होता है 3 घंटा में अगर एक्सेलरेट करेंगे तो, ठीक है, जो कि इतना होना नहीं चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं। अगर आपका फाइटर प्लेन है और आपको पीछे से कोई खदेड़ रहा है, जैसे वो अभिनंदन वाला केस हो गया था, पाकिस्तान वाला फाइटर प्लेन आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे अभिनंदन का फाइटर प्लेन जा रहा है, तो अगर उसको पकड़ना है तो हमको बहुत जल्दी स्पीड 3000 का पकड़ना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके। 10 मिनट में पकड़ लो, 10 मिनट में या 15 मिनट में, जितना कम टाइम में आप अचीव कर सके, है ना। तो वो पार्टिकुलर एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना स्पीड पकड़ाने के लिए एक्सेलरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स आने लगता है, प्रेशर आने लगता है, फिर वो बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता। तो एक चीज तो ये पॉसिबल है भी नहीं, अगर एक बनाना भी चाहे तो चलाएगा कौन? छोड़ देना पड़ेगा उसको ऐसे, रोबोट। है रोबोट। रोबोट चलाएगा। पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना पता नहीं यार, यस सर, छोड़ दीजिए। इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि हाँ ये 11.2 किलोमीटर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बम ब्लास्ट करे और 11.2 किलोमीटर हो जाए। एक न्यूक्लियर बम फटा और वहां से जो जो धूल है, सैंड है, पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, उस पर इतना फोर्स लग जाए कि अचानक से उसका स्पीड हो जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सर ये करने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। तो फॉरगेट अबाउट इट, हम लोग आते हैं फ्री फॉल कंडीशन में। तो फ्री फॉल कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग द फ्री फॉल कंडीशन during free fall, initial velocity will be 0. Initial velocity, that is u, will be equals to, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल,
मान लीजिए लेट बॉल dropped from a let ball dropped from a tower of height h meter then तब क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि मान लीजिए लेट अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h मीटर देन तब क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया टावर, इस तरह का कुछ, और इस टावर पर से बॉल को थ्रो किया जाता है, थ्रो नहीं किया जाता है एक्चुअली, वो ड्रॉप किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड सरफेस, इट्स लुक लाइक दिस वन। यहाँ पर एक आदमी है बॉल को ड्रॉप करने के लिए, तो नॉर्मली आप मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पर है एंड इट इज ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप करेंगे तो ये ट्रैवल करते हुए आएगा नीचे की तरफ और ये जमीन को टकराएगा। अगर इस टावर का हाइट है कितना, हमने एज्यूम किया है दैट इज h मीटर, दिस इज h मीटर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहला चीज, फर्स्ट वेलोसिटी just before striking the ground। अब यहाँ पर देखो दिमाग में एक चीज आता है कि जब स्ट्राइक कर ही गया जमीन पर तो वेलोसिटी तो 0 हो गया है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को कम चलाइए यहाँ पर और वर्ड्स को समझिए। इट इज जस्ट बिफोर, जस्ट मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जमीन से टकराने से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो u प्लस at, अगर आपको टाइम दिया गया है तो। और अगर टाइम नहीं पता है तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना कर करके, हमें क्या दिया गया है h, और h क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। h क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे थर्ड वाला, डाल दे डाल दे है 3 बार ले। हाँ सुमन, फिल्म देख रहा है क्या। नो सर, कॉल आ गया था अभी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, बॉल जब भी हम लोग ड्रॉप करेंगे ऊपर से ही ड्रॉप करने वाला है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली सबको पॉजिटिव ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा डायरेक्शन वाला दिमाग ही नहीं लगाना। तो फाइनल वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि सिंस 20h फ्री फॉल है, फ्री फॉल कंडीशन है, तो फ्री फॉल क्वेश्चन में है दे ले। u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, g के बराबर, ये इस्तेमाल कर लेंगे 2g, और जो h हाइट है वो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g। ये एक तरह से आपका फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी है चाहे तो, या आप कह सकते हो कि ये एक प्रोसेस भी है आपके लिए, तीनों ही कंडीशन। जी के जगह पे 10 भी ले सकते हैं ना। है जी के जगह पर 10 ही लेना है।
10 ही लेना है जब तक कि आपको 9.8 कहा ना जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टाइम, ये हो गया फर्स्ट कैलकुलेशन। इसी का नेक्स्ट कैलकुलेशन, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टाइम या फाइंड द टाइम अंटिल बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, पार्ट 2 में अगर हम लोग बात करें, या बोल सकते हो कि सिंपल इसको अगर वर्ड में कहा जाए तो कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हो जाता है कि बॉल कितने देर तक हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। द ड्यूरेशन when object will be in air, when object will be in air, जब तक ये हवा में रहेगा उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यूज इक्वेशन। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, अगर प्रीवियस में देखेंगे तो हमें सिर्फ पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना, h मीटर। इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, तो टाइम निकालना है। इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे सुमन? यस सर। एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है। कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें? सेकंड इक्वेशन। हाँ, सेकंड इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। at स्क्वायर लिखो या gt स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही हो गया। यस सर। तो ये तो टर्म हो गया 0, और h के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख देना है, h, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये हो गया h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहां से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2h डिवाइडेड बाई g, ये अंडर रूट। अगर g का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आ जाएगा h/5। मतलब जितना हाइट टावर का हाइट है उसका बटे 5 अंडर रूट, इतना टाइम लगेगा किसी बॉल को नीचे गिरने में। तो ये भी एक आपके लिए फॉर्मूला ही है, कह सकते हो। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, या टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये दो चीज हो गया। तो एक हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा हो गया टाइम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो? नो सर। नहीं जानते हो? नो सर। फिर छोड़ देते हैं, ओके सर। बता ही देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाता है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं हाफ mv स्क्वायर। ये नहीं सुने हो काइनेटिक एनर्जी? नो सर, अभी सुन लिए। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो उसके मोशन के कारण होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना। तो आप क्वेश्चन में आपको ऐसा दे सकता है ना कि बॉल ऑफ मास 5 ग्राम या 5 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर या 20 मीटर, what will be its kinetic energy just before striking the ground? मेरी बात समझ में आई?
नहीं आया, हवा में उड़ गया। ये सर समझ में आ गया। मान लीजिए कि ये मास, ये जो बॉल है, ये बॉल, इस बॉल का अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि बताइए इसका मास अगर हम बता देते हैं, इसका m है, m kg इसका वजन है, m kg, और इस बॉल को अगर ड्रॉप किया गया तो यहाँ पर टकराने से जस्ट पहले इस पोजीशन पर इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। हमसे पूछा गया कि बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इसका मास और ये वेलोसिटी है इसका, और सर वेलोसिटी m/2 हो जाएगा। हाँ m/2 ऐसे देखो, ये कहते कहते आदत हो जाता है हाफ mv², ये कहने का तरीका है, लोग ऐसे ही याद रखते हैं। वैसे m/2 इंटू v² भी कह सकते हो, पर थोड़ा कहने में अजीब लगता है, m/2 ऐसा लगता है हाफ mv²। कोई नहीं। सो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी का वैल्यू है ना, वो यहाँ पर ये वाला पुट कर दे। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 मास तो ऐसे ही m ही रह जाएगा, m, और v² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2gh, 2 से 2 काट दो, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, mgh। mdh सुने हो ना, मसाला, यस सर। mgh, ठीक है। सो किसी भी h हाइट से अगर आप बॉल को, ग्लास को, सिक्का को, किसी आदमी को अगर आप गिराते हो, ड्रॉप करते हो, तो जमीन पर टकराने से जस्ट पहले इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, mgh के बराबर। m क्या है, m इज मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इज द हाइट ऑफ टावर। यस ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल ही होगा। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, जानते हो क्या? नो सर। नो सर, एनर्जी के बारे में उतना अच्छा से नहीं पढ़े। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी है आप लोगों का चैप्टर, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन बस बता देता हूँ यार, नोट आपके नोट्स में तो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा, ये भी होगा mgh के बराबर, बस ये भी जान। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस मोशन एनर्जी लॉस नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी में, बस। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी पहले था उतना ही बाद में। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कहा जाता है ना, एनर्जी ना तो क्रिएट किया जाता है ना ये डिस्ट्रॉय होता है, इट जस्ट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था mgh, जैसे ही ये टकराने वाला होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वेलोसिटी में आ जाएगा, अब इसके पास स्पीड आ जाएगा। दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 12:04 हो गया। सर इस पे क्वेश्चन दे देते ना, प्रैक्टिस। यस सर। सेंड किया हुआ है, और भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा। सर उसमें तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, आप दे देना सर, तब अच्छा रहता। ठीक है, मैं भेज दूंगा क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर डिफरेंशिएशन होता है। हैं, डिफरेंशिएशन रिवाइज कर दो। सर संडे को डिफरेंशिएशन पे हर संडे को क्वेश्चन भेज दिया कीजिए आंसर। यस सर। सर थोड़ा ज्यादा बचिएगा। यस सर, संडे को सर। चलो ठीक है, बाय सर। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर।